ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसे महीनों तक बेसमेंट में कैद करके रखा गया। उसके साथ क्या क्या हुआ सुनकर दिमाग झन्ना जाएगा। आखिर ये लड़की इस मुश्किल में कैसे फंसी और क्या बच भी पाएगी। कहानी की शुरुआत में हम एक मीरा नामी लड़की को देखते हैं जो शाम को जॉगिंग कर रही थी। उसका घर शहर से दूर बिल्कुल एकांत जगह पर था। दरअसल उसके हस्बैंड शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से उब चुके थे, इसीलिए उन्होंने ये आलीशान घर इन खूबसूरत वादियों में बनवाया था। वैसे ये कपल काफी अमीर है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। मीरा के पिछले कुछ साल बड़ी मुश्किल भरे गुजरे थे। पहले उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। शोवर लेते समय वो उसी गांठ को चेक कर रही थी। हालांकि अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और कैंसर से उबर चुकी है। ये सब उसके पति हेनरी की बदौलत मुमकिन हो पाया। उसका पति हेनरी उसके इस मुश्किल घड़ी में हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। आज शाम वे बाहर डिनर पर जाने वाले हैं। दोनों अपने मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए ताकि उनका समय बिना किसी रुकावट के एक दूसरे के साथ बीत सके। वे पिछले 12 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। इन 12 सालों में कभी भी उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई या खटपट नहीं हुई। हालांकि एक कमी हमेशा महसूस होती है, बच्चों की। उनका परिवार पूरा नहीं हो पाया और यह उन्हें कभी कभी खलता है। खैर, कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। डिनर करके घर लौटे तो घर के अंदर फर्श पर धूल वगैरह दिखे। जूते के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई घर में घुसा हो। चेक किए तो पता चला कि किसी ने पूरे सामान का सत्यानाश करके रखा था। इसकी सूचना वो तुरंत पुलिस को दिए। ये किस तरह के चोर थे जो सामान वगैरह कुछ नहीं लेकर गए। कहीं वे किसी दुश्मनी के चलते उन्हें मारने तो नहीं आए थे। यही सब उटपटांग ख्याल मीरा के मन में चल रहे थे। सुबह हम डिटेक्टिव मॉर्स को देखते हैं जो रात को हुए चोरी के सिलसिले में पूछताछ करने आए। इनके यहाँ से 2 मोबाइल और एक लैपटॉप चोरी हुआ था। दरअसल पिछले शाम दोनों मियाँ बीवी मोबाइल घर पर ही छोड़कर बाहर डिनर पर गए थे। जब लौटे तो घर में किसी ने तोड़ फोड़ किया था। वैसे आप लोग कोरल्स कब आए? तकरीबन 1 साल पहले वो यहाँ तैयारी के लिए आए थे, पर इस घर में उन्हें शिफ्ट हुए महज 2 महीने ही हुए हैं। बॉस्टन के भाग दौड़ भरी जिंदगी से उन्हें बिल्कुल उल्टा चाहिए था। किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं था जो उनके घर में घुसकर तोड़ फोड़ करे। ज्यादा कुछ चोरी नहीं हुआ। इससे मामला जाति दुश्मनी का ही लग रहा था। उन्हें कुछ सबूत भी मिले थे जिसके आधार पर वे आगे तहकीकात करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम मीरा को देखते हैं जो कि जॉब पर जा चुकी थी। उसके गैर मौजूदगी में हेनरी घर को व्यवस्थित करने में जुटा था। शाम को जब वो घर लौटी तो हैरान रह गई। दरअसल हेनरी सब कुछ ठीक कर चुका था, क्योंकि जल्द ही वो गृह प्रवेश के बाद की पार्टी रखने वाले थे। रात को जब ये दोनों गहरी नींद में सो गए तो कोई दोबारा इनके प्रॉपर्टी में घुस आया। उनके सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसके चलते मीरा के नींद में खलल पड़ी। जब वो उठी तो घर में लाइट नहीं थी, जबकि इनके पास तो डीजी है। वो फौरन हेनरी को उठाई। खिड़कियों पर पानी देख उसे लगा कि बारिश वगैरह के चलते बिजली उड़ गई होगी। बाहर जाकर डीजी चेक किया तो किसी ने पूरे घर का कनेक्शन काट दिया था। वे बंदे उसके घर में ही थे। हेनरी घबराकर तुरंत मीरा की तरफ भागा। तब तक उन लोगों ने मीरा के हाथ पैर मुंह वगैरह बांधकर बेडरूम के फर्श पर छोड़ दिए थे। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए था। वो यहाँ इस घर में कुछ तो ढूंढने में लगे थे। उनसे किसी तरह छिपकर हेनरी ने गमले से पिस्टल निकाला तो मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हेनरी घर में गन वगैरह भी रखता होगा। तभी उनमें से एक ने हेनरी को देख लिया। अगले पल उस पर झपट पड़ा। किसी तरह हेनरी उनको झटक कर मीरा को साथ लिया और ऊपर भाग निकला। बेडरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। हालांकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वे जल्द ही दरवाजा तोड़ देंगे। उन्हें बालकनी से कूदकर भागना होगा। हेनरी ने मीरा को कार की चाबी थमाकर नीचे कूदा दिया। तब तक वे दरवाजा तोड़कर हेनरी को दबोच लिए। मीरा जैसे तैसे करके कार तक पहुंची। इतने में अंदर धड़ाधड़ 2 गोलियां चलने की आवाज आई। लगा कि उन्होंने हेनरी को गोली मार दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में हेनरी उनको भगा भगा कर मार रहा था। एक को तो उसने मीरा की आंखों के सामने ही गोली मार डाला। मीरा के लिए ये समझना बड़ी मुश्किल था। आखिर वो 12 साल से साथ है, पर हेनरी का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। 3 लोगों को गोली मारने के बावजूद भी वो शांत कैसे रह सकता है, मानो कि कुछ हुआ ही न हो। वो इस बात से भी नाराज थी कि उसने घर में गन क्यों रखा था, जबकि उसी गन के चलते तो वो बच पाए, ये बात वो समझ ही नहीं रही थी। तभी डिटेक्टिव मॉर्स अपने कलीग के साथ यही याद हमके। घर में घुसने वाले लोगों की पहचान हो चुकी थी। तीनों ईगल पॉइंट के लोग थे। टाउन के दूसरे कोने में एक गरीब बस्ती है, उसी बस्ती में इनका घर है। तीनों पेशेवर मुजरिम थे जिन पर ड्रग्स चोरी, छिनौती वगैरह के तमाम केस चल रहे थे। 2 तो मौके पर ही निपट गए,
लेकिन उनमें से एक जिंदा था। हालांकि उसकी भी सिचुएशन क्रिटिकल ही थी। फिलहाल वो सेंट मैरीज के आईसीयू में भर्ती है। किस्मत अच्छी रही तो वो कुछ बताएगा। डिटेक्टिव मॉर्स को जहाँ तक उम्मीद थी, वे उनके घर पर चोरी करने के इरादे से ही आए थे। उनके पिछले पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उन सबका काम ही चोरी छिनैती करना था। वैसे एक बात है, पिछले 1 महीने से यहाँ की एक लड़की लापता है जिसका नाम था क्रिस्टीन कॉब। पुलिस को शक था कि क्रिस्टीन को गायब करने में इन तीनों का ही हाथ था। अगर ये तीसरा बंदा भी मर गया तो वे क्रिस्टीन का पता नहीं लगा पाएंगे। इस लड़की का सुनकर मीरा को बड़ी दुख हुआ। बेचारी के परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। तभी डिटेक्टिव ने जो बताया उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। यही तीनों बंदे तो उसके फैमिली थे। मतलब क्रिस्टीन को गायब करने में उनके परिवार वालों का ही हाथ है, ऐसा पुलिस को शक था। इस मीटिंग के बाद हेनरी पूरा दिन हाउस वार्मिंग पार्टी की तैयारी किया। फिर शाम होते ही पार्टी में लगने वाले सामान लेने निकल गया, पर उसने अपना वॉलेट घर पर ही छोड़ दिया था। मीरा फोन की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। ऊपर से अकेले रहने में मीरा को डर भी लगने लगा, इसलिए वो भी वॉलेट देने के बहाने घर से कार लेकर निकल गई। हेनरी के कार को फॉलो करते करते वो उस मोड़ पर पहुंची जहां से एक रास्ता टाउन जबकि दूसरा सेंट मैरीज हॉस्पिटल जाता था। भाई साहब, हेनरी लेफ्ट टर्न मारकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। इसी असमंजस में पड़कर मीरा की कार ठुक गई। इस लफड़े से निपटने में उसे घंटों लग गए। जब घर पहुंची तो हेनरी वापस आ चुका था। उसके वॉलेट छोड़कर जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ बयां किया। वैसे उसे जाना था तो वो हॉस्पिटल वाले मोड़ की तरफ क्या करने गया था। दरअसल वो गलत मोड़ पकड़ लिया था, जिसके चलते टाइम वेस्ट तो हुआ, पर दुकान बंद होने से पहले वो टाउन पहुंच गया था। इसलिए सामान मिल गए, वो भी बिना वॉलेट के। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दुकानदार पैसे अगले संडे लेने के लिए मान गया। प्रत्येक दिन की तरह मीरा ऑफिस गई, लेकिन उस घटना के चलते उसका दिमाग सही जगह पर नहीं था। बार बार वही ख्याल उसके जहन में आ रहे थे। जैसे तैसे दिन काट कर वापस जाने के लिए कार में बैठी ही थी, तभी डिटेक्टिव मॉर्स उससे मिले। वैसे ये बताना उनके लिए जरूरी तो नहीं था, फिर भी बताते चले कि वो तीसरा बंदा जो सेंट मैरीज के आईसीयू में एडमिट था। अचानक संडे रात को उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी तबीयत ठीक होने लगी थी। भाई साहब, मीरा सोच में पड़ गई, क्योंकि संडे की रात तो हेनरी उसी हॉस्पिटल की ओर गया था। कहीं ये काम उसका तो नहीं। उसने तुरंत हेनरी के कार की लोकेशन चेक की। पता चला कि हेनरी ईगल पॉइंट गया था। ये वही जगह है जहाँ के वो तीनों बंदे थे जो उनके घर में घुसे थे। लोकेशन के जरिए वो फौरन ईगल पॉइंट पहुंची। इस जगह के बारे में हम पुलिस वालों से पहले ही सुन चुके हैं कि इस गरीब बस्ती में ज्यादा क्राइम होते हैं। उसी प्रकार के लोग भी दिख रहे थे। उनसे नजरें बचाकर मीरा कॉब फैमिली के घर पहुंची। उन तीनों बंदों का नाम तो वो जानती ही थी, इसलिए ढूंढने पर घर भी मिल गया। बाहर उनकी कार खड़ी थी, जिसके अंदर एक चाबी मिला। लगा कि ये चाबी घर के मेन डोर का होगा, लेकिन दरवाजा तो लॉक ही नहीं था। वो झट से घर में घुस गई। काफी छानबीन करने पर उसे एक खाली लिफाफा मिला, जो कि हेनरी ने कॉब को भेजा था। अपने पति हेनरी पार्सन्स के लोगों को वो भली भांति पहचानती थी। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना भी सही नहीं था, इसलिए तुरंत वापस लौट चली। पता चला कि वो मेल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस 10 कदम पर ही था। सोची कि जाते जाते इसे भी चेक कर लिया जाए। कार से जो चाबी मिली थी वो इसी मेल बॉक्स नंबर 8 की थी। मेल बॉक्स के अंदर एक पैकेट मिला, जिसे कॉब ने कोरल्स पुलिस डिपार्टमेंट को भेजने के लिए छोड़ा था। पर यह पैकेट मेल बॉक्स में ही पड़ा था, क्योंकि यहाँ से डिलीवरी पिकअप केवल बुधवार को ही होता था। बुधवार आने में अभी 2 दिन थे। मीरा को इसके अंदर एक वीडियो कैमरा मिला। अभी वो कुछ सोच ही रही थी, तभी एक शख्स आ धमका। वो मीरा को हड़काने लगा। उसे लग रहा था कि मीरा मीडिया से है और चुपके से उनकी वीडियो वगैरह बना रही है। इसी के चलते उसने कैमरे को तोड़ डाला। फिर सख्त हिदायत दिया कि दोबारा आना मत यहाँ। ईगल पॉइंट से लौटते लौटते शाम हो चली थी। हेनरी भी रास्ते में ही था। दरअसल दोनों एक ट्रैकिंग ऐप यूज करते थे, जिससे वो एक दूसरे की लोकेशन शेयर करते थे। इससे पहले कि वो आ जाए, मीरा कैमरे को टीवी से कनेक्ट की। कैमरे में कॉब का एक वीडियो था, जिसमें वो बता रहा था कि मेरी बेटी क्रिस्टीन, उस पे बुरी नजर थी उसकी। मुझ पे इल्जाम लगाने के बदले यकीन करो मेरा, असल में पुलिस वाले डिलन कॉब पर ही उसकी बेटी को गायब करने का इल्जाम लगा रहे थे। यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहा था। इतना चलकर वीडियो नो सिग्नल हो गया, क्योंकि टेप शायद डैमेज हो चुका था। इसे रिकवर करवाने के लिए मीना ने फौरन कैमरे वाली कंपनी से संपर्क किया। दरअसल वो जानने को इच्छुक थी कि डिलन कॉब हेनरी की बात तो नहीं कर रहा। इसी असमंजस में उसने हेनरी का ऑफिस भी छान मारा और इस कदर मशगूल हो गई कि उसे हेनरी के लौटने का ख्याल ही नहीं रहा। तभी उसे कंप्यूटर डेस्क से एक पेन ड्राइव मिला,
जिसके अंदर उनके इस नए घर के बनने की कुछ तस्वीरें। भाई साहब, उनमें एक तस्वीर डिलन कॉब की भी थी जो घर में काम कर रहा था। इधर हेनरी आ चुका था। ऑफिस की लाइट चालू देख उसे पता चलते देर नहीं लगा कि उसके ऑफिस में कोई है। पता चला कि वो मीरा थी जो अंदर साफ सफाई करने गई थी। इतने में उसका फोन बज उठा। दरअसल उसने अपना फोन और डिलन कॉब के मेल का लिफाफा जल्दबाजी में अंदर ही छोड़ दिया था। किसी तरह उसने लिफाफा छिपा तो लिया, लेकिन ट्रैकिंग ऐप ओपन होने की वजह से पकड़ी गई। हेनरी को पता चला कि वो उसकी ट्रैकिंग कर रही थी। खैर उसने भी किया, मतलब उसे पता था कि आज वो ईगल पॉइंट की ओर गई थी। वो एरिया कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे चिंता हो रही थी। मीरा बहाना बनाने लगी कि ऐसे ही मन बहलाने के लिए चली गई थी। डिनर वगैरह करने के बाद हेनरी जैसे ही गहरी नींद में सो गया तो वो चुपके से उठकर दोबारा उस पेन ड्राइव को ओपन की। पता चला कि एक फोटो में डिलन कॉब की बेटी क्रिस्टीन भी थी जो कि 1 महीने से लापता चल रही है। तभी किसी के धबधबाने की आहट आई। शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, इसलिए मीरा ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। आखिर चक्कर क्या है? पहले डिलन की फैमिली ने इनके घर को बनाने में काम किया। इस बीच डिलन की बेटी गायब हो गई। फिर वे उनके घर में घुसे। हेनरी ने सेल्फ डिफेंस में उनको मार डाला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी असमंजस को दूर करने के लिए वो सुबह ही पेन ड्राइव को लेकर कोराल्स पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे हेनरी और उसके रिश्ते के बीच दरार पड़ सकता था। इसलिए सोच विचार कर वापस लौट चली। हालांकि उसे सच्चाई तो जानना ही था। वापस आते ही हेनरी पर चढ़ बैठी। उसे बस सच्चाई जानना था कि आखिर उसके पेन ड्राइव में उस लापता लड़की और उसके पिता डिलन कॉब की तस्वीर क्यों है। तो बात ऐसी है कि आज हेनरी भले ही लाखों माता हो, पर पहले उतनी मोटी कमाई नहीं थी। सारे सेविंग्स मीरा के इलाज में खर्च होते गए। ऊपर से उन्हें लग्जरी घर भी चाहिए था, तो कम खर्च में घर बनवाने के लिए उसने डिलन कॉब को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बाद में पता चला कि वो सही आदमी नहीं था। हर वक्त नशे में धुत होकर काम करता था। एक दिन उसकी बेटी किसी काम के सिलसिले में साइड पर आई तो वो उसे बेवजह पीटने लगा। इसलिए हेनरी ने उसे काम से निकाल दिया। ये तस्वीर उसी दिन की है। सिर्फ उसे काम से ही नहीं निकाला बल्कि उसका पेमेंट भी रोक लिया। मतलब डिलन कॉब के अंडर में जितने मजदूर काम किए होंगे उन्हें भी पैसे नहीं मिले होंगे। इसी के चलते वो उनके घर में तोड़ फोड़ किए थे। उस दिन वे घर पर नहीं मिले तो अगले दिन दोबारा घर में घुस आए। उससे कुछ गलतियां लाजमी हुई है। आखिरकार सब कुछ जांचने परखने के बाद इन सब के लिए मीरा ने उसे माफ किया। इस चैप्टर को क्लोज कर आगे बढ़ने में ही समझदारी थी। मीरा के मन में शक का जो बोझ था वो भी हल्का हो चुका था। काम वगैरह में भी मन लगने लगा था। ऑफिस से घर लौटते समय उसे एक पार्सल मिला। दरअसल ये वही कैमरा था जिसे ठीक करने के लिए उसने भेजा था। हालांकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हेनरी पर जो शक था वो अब दूर हो चुका था। उसने इस कैमरे को अपने कलीग को देने का ट्राई किया, लेकिन उसने मना किया तो वो वापस अपने साथ घर ले गई। आज की रात उनके यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी थी, जिसकी तैयारी वगैरह किए फिर मेहमान आने शुरू हुए। इन्हीं गपशप के बीच मीरा की नजर न्यूज पर पड़ी। ये न्यूज लापता लड़की क्रिस्टीन की थी, जिसे गायब करने में पुलिस को एक आदमी पर शक था, लेकिन वो भी बेकसूर निकला। कोई तो है जो हाथ धोकर कॉब फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। आज उसी अज्ञात हत्यारे ने कॉब फैमिली के कुत्ते को भी मार डाला। भाई साहब, मीरा के मन में फिर से खलबली मच गई। वो हेनरी की नजरों से बचकर तुरंत कार में पहुंची। फिर उस वीडियो को दोबारा प्ले की। ये वीडियो डिलन पुलिस को भेजने के लिए बनाया था, जिसमें वो बता रहा था कि उसकी बेटी पर हेनरी की गंदी नजर थी। जब उसका घर बन रहा था तो डिलन वहाँ काम करता था। उसकी बेटी क्रिस्टीन खाना वगैरह लेकर आती जाती रहती थी। फिर वो अचानक लापता हो गई। डिलन को सबसे पहले शक हेनरी पर ही गया। इसीलिए एक रात जब घर पर कोई नहीं था तो वो अपने कुत्ते को लेकर उसके घर में गया, ताकि क्रिस्टीन वहाँ होगी तो उनका डॉग पता लगा लेगा। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उनका डॉग अंदर जाते ही भौंकने लगा, खासकर ऑफिस में। इसके अलावा घर में और भी सबूत है। वीडियो को बीच में ही छोड़कर मीरा फौरन हेनरी के ऑफिस में पहुंची। छानबीन कर ही रही थी, तभी हेनरी को पता चल गया कि उसके ऑफिस में कोई है। तब तक मीरा को उनके हाउस प्लान का ड्राइंग मिल चुका था। ऑफिस के ड्राइंग से उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चला। वो रूम यही कहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत दिमाग चलाने पर उसे एक सीक्रेट बटन मिला, जिसे डमी प्लेट के पीछे छिपाया गया था। उस बटन को प्रेस करते ही एक दरवाजा खुला। इस दरवाजे के नीचे एक और साउंड प्रूफ दरवाजा था, जिसकी सीढ़ियां बेसमेंट में जा रही थी। डरते डरते मीरा नीचे गई तो अंदर का नजारा देख दंग रह गई। भाई साहब, हेनरी ने कॉब की बेटी क्रिस्टीन को वहीं पर कैद करके रखा था। शायद वो बेहोश थी। होश में आते ही वो इस कदर चिल्लाई कि मीरा का भी कलेजा दहल उठा। ये भी पता चला कि उस रात कोई बिल्ली नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही शोर मचा रही थी।
मीरा किसी तरह समझा बुझाकर उसे चुप कराई ताकि मदद बुला सके। हेनरी आ चुका था। अपनी पोल खुलने के डर से उसने मीरा को भी कैद लिया। दरअसल वो शुरू से ही बीमार था। उसका मानना था कि हर किसी को उनके काम के लिए ईश्वर द्वारा चुना जाना है। जैसे कि मीरा नहीं चाहती थी कि उसे कैंसर हो, पर इसके लिए उसे चुना गया। सेम वैसे ही हेनरी को इस काम के लिए चुना गया है जिसमें अब वो भी उसका साथ देने वाली है। ये घर इस बिहड़ इलाके में उसने अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए तो बनवाया था। मीरा लाख गिड़गिड़ाई लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। क्रिस्टीन के साथ उसे वही कैद करके चला गया। फिर बाथरूम में गिरने के बहाने पार्टी बंद करके सबको रुखसत किया। वही क्रिस्टीन महीनों से यहाँ कैद रहने बावजूद भी हेनरी को समझ नहीं सकी थी। वो हर रोज अंदर आता है, फिर बैट लेकर सामने वाली कुर्सी पर बैठता है और हर रोज एक ही बात कहकर चला जाता है। कहता है कि मैं बताऊंगा कल, पर आज तक उसका कल नहीं आया। पता नहीं किस प्रकार का सनकी है। भाई साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मजे से संगीत का आनंद ले रहा था। तब तक मीरा जोर जबरदस्ती करके हाथ को खोल ली। फिर उसने क्रिस्टीन को भी खोल लिया। अब बस उसके अंदर आने का इंतजार था। जब वो अंदर आया तो दोनों भागने के लिए पहले से ही तैयार थी। मौका मिलते ही हेनरी का हाथ दरवाजे के अंदर कूच काच कर भाग निकली। हेनरी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कर कैसे सकती है। जब वो कैंसर से बेहाल थी, चल भी नहीं सकती थी, तब उसे बाथरूम ले जाना, अपने हाथों से नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, हेनरी ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। सोचा था कि इस ऐब के साथ वो उसे अपना लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा लग नहीं रहा। उसकी ये बेरुखी उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। चिपते छिपाते आखिरकार उसने इनको ढूंढ निकाला। मीरा बीच बचाव करने आई तो वो सनकी उसे भी बेधड़क मारने लगा। डर के मारे क्रिस्टीन चिल्लाते हुए वहाँ से भागी, लेकिन भाग कर जाएगी भी तो जाएगी कहाँ। इस पूरे बीहड़ इलाके में सिर्फ यही इकलौता घर था। उसकी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। हेनरी झट से उसके बाल पकड़ा और बड़ी बेदर्दी से घसीटकर वापस बेसमेंट में ले जाने लगा। एक जो उम्मीद थी वो भी बेहोश हो चुकी थी। हालांकि कुछ मिनट में वो फिर से होश में आ गई। तब तक हेनरी वापस क्रिस्टीन को बेसमेंट में लेकर जा चुका था। फिर से उसके हाथ वगैरह बांध दिया। तभी मीरा अचानक पीछे से आई और जोरदार प्रहार उसके सर की, जिससे हेनरी का सर लहूलुहान हो गया। मरते मरते वो मीरा से पूछा। मीरा ने जवाब दिया कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। इसके बाद वो हेनरी को उसी बेसमेंट में छोड़ क्रिस्टीन को लेकर निकल गई। उसने कुछ दिनों में ही घर भी बेच डाला और सामान वगैरह समेटकर वापस इंडिया चली गई। दरअसल मीरा इंडिया से यहाँ पढ़ाई करने आई थी। कॉलेज में ही हेनरी से उसकी मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंट्रूजन मूवी की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।